गरीब दर्जी भाभी ने बनाया रक्षाबंधन के लिए 3 ननद का ड्रेस। देखिए सुलेखा जी, इन कुछ महीनों में वेदिका और अलीशा आए दिन स्कूल लेट आ रही है। मैंने कई बार उन्हें वार्निंग दी है, लेकिन इसका इन पर कोई असर नहीं हो रहा। उल्टा इन्हें देखकर दूसरे बच्चे भी स्कूल लेट आ रहे हैं। इसीलिए अब मुझे आपको बुलाना पड़ा। इनके लिए ये लास्ट वार्निंग है। अगर अब ये दोबारा लेट हुई तो इन्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। टीचर ऐसा मत करिए, आपको तो मैंने अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताई थी। इन कुछ महीनों में इतना कुछ हुआ है कि इन दोनों पर इसका काफी असर पड़ा है। आपकी प्रॉब्लम समझकर ही मैं इतने दिन से इन्हें बस वार्निंग देकर छोड़ रही थी, लेकिन अब प्रिंसिपल की तरफ से मुझे भी बोला गया है। आप प्लीज इन्हें टाइम से स्कूल भेजिए। टीचर से बात कर सुलेखा अपनी दोनों नंद वेदिका और अलीशा को बाहर कॉरिडोर में लेकर आती है। अलीशा, वेदिका, तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है काम करने की। तुम क्यों अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रही हो? टीचर की बात सुनी ना तुमने? अगर कल को तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो तुमने सोचा है कि तुम्हारे भैया पर क्या बीतेगी? पहले से ही वो बीमार है। भाभी, हम जानते हैं, इसीलिए तो मैं सुबह न्यूज़पेपर डेली डिलीवर करती हूँ और अलीशा मंदिर के बाहर फूल बेचती है। इससे ज्यादा काम हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कम से कम हम थोड़ी बहुत तो आपकी मदद कर पा रहे हैं ना। आप भी अकेले कितना ही करेंगी? दीदी भी सुबह शाम मेहनत करती है। भाभी, आप परेशान मत हो, हम थोड़ा और जल्दी उठ जाएंगे जिससे स्कूल टाइम पर आ सके। लेकिन आप प्लीज हमें अपनी मदद करने से मत रोकिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। चलो अब तुम दोनों क्लास में जाओ और इस बारे में भैया के सामने कोई बात मत करना। मैं भी अब घर के लिए निकल रही हूँ। अपनी दोनों नंद को समझाकर सुलेखा अब सीधा घर आ जाती है। सुलेखा का पति अनुज, जो पूरे शरीर से पैरालाइज था, वो बिस्तर पर लेटा होता है। अरे, आप अब तक जाग रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि सो जाइए। अगर सोएंगे नहीं तो दवाई कैसे असर करेगी? चलिए अब आप सो जाइए, मैं तब तक काम कर लेती हूँ। सुलेखा घर का छोटा मोटा काम खत्म कर अब अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने बैठती है कि तभी सुलेखा की पड़ोस में रहने वाली मनोरमा आती है। अरे मनोरमा जी, आप यहाँ? मुझे तो आना ही था। तुमने कहा था कि परसों तक मेरा सूट तैयार कर दोगी, लेकिन अभी तक सूट भिजवाया नहीं है तुमने। तुम जैसे छोटे दर्जियों की यही दिक्कत होती है। भिखारी की तरह आकर कपड़े तो ले लेते हो, लेकिन समय से सिलकर देते नहीं। शाम तक मुझे मेरा सूट मिल जाना चाहिए। और हाँ, अब मैं तुम्हें आधे ही पैसे दूंगी। ऐसा मत करिए, आपके सूट में इतना काम था इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया, और कल मैं इनकी दवाई लाने चली गई थी इसीलिए पूरा नहीं कर पाई। अरे तो मैं क्या करूं? तेरे पति को लकवा मार गया तो तू दवाई लाए कुछ भी कर, लेकिन मेरा काम तो समय से करके दे। सुलेखा को खरी खोटी सुनाकर मनोरमा चली जाती है। तो वहीं मनोरमा की ऐसी बातें सुनकर अनुज की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देख सुलेखा अनुज के पास जाती है और आंसू पोंछते हुए कहती है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सब जानते हैं कि वो कैसी है। वो क्या जाने कि हम पर क्या बीत रही है। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अपने पैरालाइज पति के सामने सुलेखा बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाती है और वापस सिलाई मशीन पर बैठकर काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन में अभी थोड़ा टाइम है ना, तो धीरे धीरे माल आ रहा है। 1-2 दिन में आप फिर चक्कर लगा जाइएगा, नया माल जरूर मिलेगा आपको। सुलेखा की सबसे बड़ी नंद मनीषा बाजार में राखियां बेच रही होती है कि तभी वहां काया नाम की लड़की अपने भाई आशुतोष के साथ आती है। अच्छा, तो तुम अब राखी बेचने का काम करती हो? बेचारी, पता है तुम पर बहुत दया आती है। कुछ महीनों पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन अब देखो। वैसे तो तुम ही थी ना जिसने मुझे कहा था कि स्कूल के बाद मैं एक बड़े से कॉलेज में पढ़ूंगी और सरकारी नौकरी करूंगी। वैसे राखी बेचना कब से सरकारी नौकरी में आ गया? तुम बस लोगों की मजबूरी पर हंस सकती हो, उनका मजाक उड़ा सकती हो। यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऊपर वाला भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। जरूर तुमने कोई नहीं, तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे उस पैरालाइज भाई ने कोई बड़ा काम किया होगा, तभी तो आज तुम्हारे पूरे परिवार को ये दुख झेलना पड़ रहा है। वैसे इस रक्षाबंधन पर तुम अपने पैरालाइज भाई को ऐसी सस्ती राखी बांधोगी? मैं तो अपने भाई के लिए चांदी की राखी बनवा रही हूँ। क्यों भैया, अब जिसके पास पैसा है वो तो ऐसे ही रक्षाबंधन मनाता है। मनीषा को ताने देकर इतराते हुए काया अपने भाई के साथ वहां से चली जाती है। तो वहीं काया की बातें सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ पुराने बीते हुए कल में खो जाती है। भैया, मैं ठीक तरीके से गाड़ी चला रही हूँ ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम काफी अच्छे से गाड़ी चला रही हो। बस इसी तरह आप धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ। देखना, महीने भर में ही तुम काफी गाड़ी चलाना सीख जाओगी। अनुज अपनी बहन को एक खाली रोड पर गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है कि तभी तेजी से सामने से एक ट्रक उनकी गाड़ी की तरफ आने लगता है। भैया, ये ट्रक हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अरे ये ट्रक ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगा रहा है? लगता है इसके ब्रेक फेल हो गए। मनीषा, जल्दी से गाड़ी से उतरो। अनुज अपनी बहन को गाड़ी से धक्का दे देता है।
इससे पहले अनुज खुद गाड़ी से निकल पाता तब तक वो ट्रक गाड़ी को टक्कर मार चुकी थी। इस एक्सीडेंट में अनुज की जान तो नहीं जाती, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी गहरी चोट लगती है, जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। उस भयानक एक्सीडेंट में आपके पति की जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से उनका शरीर पैरालाइज हो चुका है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। मनीषा, देखो ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं। वो जरूर पैरालाइज हुए हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट से वो धीरे धीरे रिकवर भी हो सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में काफी पैसे लगेंगे। अपने पति को वापस ठीक करने के लिए सुलेखा के पास जो भी पैसे दौलत थी वो सब वो अपने पति के इलाज में खर्च कर देती है, लेकिन पैसों की कमी के चलते और अनुज का इलाज बीच में ही रुक जाता है। 3 नंद होने की वजह से सुलेखा मजबूरन अपने घर को भी नहीं बेच पाती और अब सिलाई करके ही अपने घर का गुजारा चलाती है। अपनी भाभी की मदद के लिए जहां मनीषा का स्कूल पूरा होते ही छोटे मोटे काम ढूंढ लेती है, तो वहीं दोनों छोटी नंद भी काम शुरू कर देती हैं। इस भयानक पल को याद करते हुए मनीषा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलीशा, परसों तुम्हारा स्कूल में टेस्ट था ना, कितने नंबर आए? भाभी, मुझे 20 में से पूरे 20 मिले हैं। पता है, टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। अरे वाह, बिल्कुल इसी तरह मेहनत करना। सुलेखा आंगन में बैठी कपड़े सिल रही होती है तो वहीं अलीशा पढ़ाई कर रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली अमीर घमंडी काया अपने भाई के साथ ढेर सारी शॉपिंग करके आती है और सुलेखा को देख, भैया क्या जरूरत थी मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाने की? आपने तो खामखा मेरे रक्षाबंधन की ड्रेस पर पूरे 10,000 खर्च कर दिए। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में तो रक्षाबंधन पर भी पुराने कपड़े पहनने लिखे होते। बेचारे, कहाँ मैं रक्षाबंधन पर इतनी महंगी और न्यू ड्रेस पहनूंगी और कहाँ कुछ लोग वही घिसे पिटे पुराने कपड़े। काया इनडायरेक्टली तरीके से सुलेखा को ताने दे रही थी। ये सुन अलीशा जल्दी से अंदर अपनी बहनों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। क्या इस बार रक्षाबंधन पर हम नए कपड़े नहीं पहनेंगी? पता है वो काया कैसे भाभी को ताने दे रही थी। भाभी बहुत उदास हो गई थी। हाँ दीदी, रक्षाबंधन में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं और अभी तक हमारी नई ड्रेस भी नहीं आई। अलीशा, वेदिका, धीरे बोलो, अंदर कमरे में भैया सो रहे हैं। अगर वो तुम दोनों की बातें सुनेंगी तो कितना उदास होंगे। पता भी है तुम दोनों छोटी हो, लेकिन इतनी भी नहीं। पता है ना कि इन कुछ महीनों में हमारे साथ कितना कुछ हुआ है। भैया के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हम धीरे धीरे पैसे जोड़ रहे हैं। क्या हुआ अगर इस रक्षाबंधन पर हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो? उस काया की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तो बस दिखावा करना है। हमारे पास पहले से इतने सारे कपड़े हैं, हम उनमें से कुछ पहन लेंगे, समझी? अभी तो सिर्फ हमने एक ही गुल्लक भरी है, अभी हमें और भी ढेर सारी गुल्लक भरनी है। घर खर्च के बाद जो भी पैसे बचते थे तीनों बहनें उसे गुल्लक में डाल देती थी। यहाँ तक कि सुलेखा अगर दोनों छोटी नंद को 5-10 रुपए खाने के लिए भी देती तो वहीं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे अनुज अपनी बहनों की बात सुन रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो पिछले साल के रक्षाबंधन को याद करता है। आप तो मेरे लिए परी वाली फ्रॉक लेकर आए हैं। पता है मुझे कब से ऐसी फ्रॉक पहननी थी। मेरी रक्षाबंधन की ड्रेस तो इस बार सबसे अच्छी होगी। आप हम तीनों के लिए कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर आए हैं। थैंक यू भैया। अरे पगली, तुम इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो जो अपने भाई को थैंक यू बोलोगी। अगर ये सब मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अगर माँ जी पिताजी जिंदा होते तो आप भाई बहनों में इतना प्यार देख कितने खुश होते। भगवान करे आप लोगों के बीच का प्यार हमेशा ऐसा ही रहे। अनुज हर रक्षाबंधन पर अपनी तीनों बहनों के लिए ड्रेस लाता था, लेकिन इस बार अपनी हालत की वजह से अनुज अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था, जिससे उसे काफी दुख होता है। क्या हुआ जी, आज आप सूप क्यों नहीं पी रहे हैं और उदास भी लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? सुलेखा की बातें सुनकर अनुज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बार बार अपना पलकें झपकाने लगता है। ये देख, आप किसी बात से परेशान हैं, कहीं वो अपनी तीनों बहनों को लेकर तो नहीं है ना? अगर हैं तो पलके झपकाएं। अनुज अब दोबारा पलकें झपकाता है, जिससे वो सब समझ जाती है। मैं समझ गई, रक्षाबंधन आ रहा है और हर रक्षाबंधन पर आप उन तीनों के लिए नए कपड़े लाते थे, लेकिन इस बार नहीं ला पाएंगे। इस बात का दुख है ना आपको? सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। मैं हूं ना, इस बार मैं अपनी तीनों नंद के लिए अपने हाथों से रक्षाबंधन की ड्रेस बनाऊंगी। अनुज की आंखों में फिर से आंसू आते हैं और वो पलकें झपकाने लगता है। वहीं इसी बीच सुलेखा अनुज का जल्द से जल्द इलाज करवाने के लिए लोगों से कर्ज की भी बात करती है, लेकिन कहीं से भी उसकी कोई मदद नहीं होती। मैं वादा करती हूँ कि समय से आपका ब्याज दूंगी और जल्द से जल्द सारे पैसे चुका दूंगी। सुलेखा जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन आपके घर के हालातों से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर समय से पैसा नहीं आएगा तो मेरा भी तो नुकसान होगा। सुलेखा उदास होकर घर आ जाती है
और अब तीनों अपनी नंद की रक्षाबंधन ड्रेस बनाने के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने मार्केट जाती है। अच्छा हुआ आज मैं इस मार्केट में आ गई। यहाँ कितने सस्ते में कपड़ों का सामान मिल जाते हैं, गोटे, मोती, धागे, सितारे। जल्दी से सामान ले लेती हूँ वरना कहीं लोगों की भीड़ न लग जाए। सुलेखा अलग अलग दुकानों पर जाती है और वहां से कम दाम में सामान लेने लगती है। तभी सुलेखा को एक दुकान पर शादी का लहंगा दिखता है, जिसे देख मेरे पास तो अभी तक मेरी शादी का लहंगा है, तो क्यों ना मैं अपनी नंद की रक्षाबंधन की ड्रेस बनाने में उसका इस्तेमाल करूं। वैसे भी अब वो लहंगा मेरे किसी काम का नहीं है। थोड़ा बहुत सामान लेकर सुलेखा घर लौट ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर मार्केट में काया से होती है। लगता है आप अपनी नंद की रक्षाबंधन ड्रेस की शॉपिंग इस लोकल मार्केट से कर रही हैं। अगर पैसों की कमी है तो बता दीजिए। वो क्या है ना, मेरे पास मेरे कुछ पुरानी ड्रेसेस हैं। अब पड़ोसन होने के नाते इतना तो मदद कर ही सकती हूँ। तुम अपना मुंह बंद करो। जब से हमारे साथ वो हादसा हुआ है तब से बस तुम हमें नीचा दिखाने पर तुली रहती हो। आखिर क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? क्योंकि पहले तुम्हारे पास ज्यादा पैसा था और हमारे पास कम, और अब हमारे पास बहुत पैसा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। सुलेखा काया से कुछ नहीं कहती और सामान लेकर सीधा घर आ जाती है कि तभी अरे मैं तो उनकी दवाई लेना ही भूल गई और घर का राशन भी नहीं लिया। अरे भाभी आप परेशान मत हो, मैंने घर का राशन भी ले लिया है और भैया की दवाई भी ले आई हूँ। कहाँ पहले रक्षाबंधन के त्योहार के लिए मेरी नंदे दिन रात शॉपिंग करती रहती थी और अब कहाँ बस घर और अपने भाई की दवाई लाने में लगी हुई हैं। मैं तुम तीनों के लिए ऐसी रक्षाबंधन की ड्रेस तैयार करूंगी ना, जिसे देख तुम बहुत खुश हो जाओगी। अपनी शादी के लहंगे को काट कर सुलेखा अपनी तीनों नंद के लिए रक्षाबंधन ड्रेस तैयार करना शुरू करती है। रात का समय था, जहाँ घर में सब सो रहे थे तो वहीं सुलेखा सिलाई कर रही होती है। अरे भाभी इतनी रात में किसके कपड़े सिल रही हो, सो जाओ ना। रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए अर्जेंट ऑर्डर है, जल्दी पूरा करना होगा वरना कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं वेदिका कि ये ड्रेस मैं तुम लोगों के लिए ही बना रही हूँ, ताकि हर साल की तरह इस साल भी मेरी तीनों नंद रक्षाबंधन पर नई ड्रेस पहनकर खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार बना सके। सुलेखा दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे ड्रेस तैयार करने लगती है। ये तो उस कस्टमर के सूट का कपड़ा है जो बच गया। एक काम करती हूँ, इससे मनीषा की ड्रेस के बाजू बना देती हूँ, बहुत सुंदर लगेगी। बचे हुए अच्छे कतरन का इस्तेमाल कर वो वही पुराने कपड़ों में से मोती निकाल कर सुलेखा ड्रेस बनाती है। चलो वेदिका और मनीषा का ड्रेस तैयार हो गया। अलीशा के लिए भी एक सुंदर फ्रॉक बना देती हूँ, लेकिन इससे पहले दोनों ड्रेस को छुपाना होगा वरना उन्हें शक हो जाएगा। ड्रेस को छुपाकर सुलेखा अब अलीशा के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक सिलती है कि तभी वहां अलीशा आ जाती है और फ्रॉक देखकर ये फ्रॉक कितनी ज्यादा सुंदर है ना, और बिल्कुल मेरी उम्र के लिए ही है। काश मैं भी ऐसी फ्रॉक पहन पाती। अलीशा की बात सुनकर अनुज सुलेखा की तरफ देख पलकें झपकाता है। दिन रात अपनी नंदों की रक्षाबंधन ड्रेस बनाने के चक्कर में सुलेखा ठीक से खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती। भाभी आखिरकार किसके कपड़े बना रही हो आप? समय पर सोई नहीं हो, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं है, जब देखो ड्रेस बनाने का सामान लाती रहती हो। कस्टमर के बचे कपड़ों का भी आपने इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत करना भी ठीक नहीं है। पगली मेहनत नहीं करूंगी तो पैसे कैसे जुड़ेंगे? तू भी ना, चल रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ, खा लेती हूँ खाना। अब खुश? खाना खाने के बाद सुलेखा आंगन में बैठकर सिलाई कर रही होती है। तभी एक बार फिर काया सुलेखा को देख उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। दिन गुजरते हैं। आखिरकार सुलेखा अपनी बड़ी नंद के लिए इस सुंदर सा अनारकली ड्रेस, वेदिका के लिए एक सुंदर सा गाउन और सबसे छोटी के लिए एक फ्रॉक तैयार करती है। और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। सुलेखा की तीनों नंद सुबह सुबह उठकर पुराने कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। कहाँ पहले हम हर रक्षाबंधन पर नई ड्रेस पहनते थे और अब देखो पुरानी ड्रेस पहननी पड़ रही है। ऐसे उदास नहीं होते। मैं तुम्हारा सुंदर सा हेयर स्टाइल बना देती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लगोगी। तब भी वहां सुलेखा एक बैग लिए आती है। भाभी इस बैग के अंदर क्या है? खुद ही खोल कर देख लो क्या है। मनीषा जब बैग खोलती है तो उसके अंदर वही ड्रेस होती है जो सुलेखा इतने दिनों से बना रही थी। भाभी ये तो वही ड्रेस है ना जो आप कस्टमर के लिए बना रही थी, आपने अभी तक उन्हें दी नहीं। ये ड्रेस मैं किसी कस्टमर के लिए नहीं बल्कि तुम तीनों के लिए बना रही थी। तुमसे झूठ मैंने इसीलिए बोला। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मुझे कभी बनाने नहीं देती। अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। दिन रात इतनी मेहनत आप हमारी रक्षाबंधन की ड्रेस के लिए कर रही थी ताकि हम तीनों बहनें रक्षाबंधन पर नई ड्रेस पहन सकें। तो क्या हुआ, हर साल अनुज भी तो तुम तीनों के लिए नए कपड़े लाते थे। इस साल मैंने अपनी हाथों से अपनी नंदों के लिए ड्रेस तैयार कर दी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं कहती थी ना कि इस साल भी हम रक्षाबंधन पर नई ड्रेस पहनेंगे, बहुत मजा आएगा रक्षाबंधन मनाने में। तीनों नंद कमरे में जाकर तैयार होने लगती हैं।
तो वहीं सुलेखा भी अपने पति को एक नया कुर्ता पहनाती है जो उसने खुद ही सिला था, और अब तीनों नंद अपनी सिली हुई रक्षाबंधन की ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं। कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। तीनों नंद एक एक कर सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाती हैं और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। वहीं सुलेखा बारी बारी अनुज के हाथों में 50 रुपए का नोट रखकर अपनी तीनों नंदों को पैसे डलवाती है। भाभी, सिर्फ आपकी वजह से इस साल का रक्षाबंधन भी हमारा इतने अच्छे से गुजरा। हमने सोचा भी नहीं था कि इस रक्षाबंधन पर हम नए कपड़े पहन सकेंगे। हाँ भाभी, बहुत ज्यादा खुश हैं। हर जन्म में हमें आप जैसी ही भाभी मिले। तीनों नंद मिलकर अब अपनी भाभी का मुंह मीठा करने लगती हैं। तभी उन्हें बाहर से थोड़ी चिल्लाने की आवाज आती है। सुलेखा अपनी तीनों नंद के साथ जैसे ही बाहर जाती है, भैया भाभी, आप लोग समझते क्यों नहीं है? मैं अकेले कैसे रहूंगी? हमारी खुद की भी फैमिली है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता है। और तुम तो बहुत खर्चीली हो, इसलिए अब हम तुम्हारे खर्चे और नहीं उठा सकते। और तुम कोई बच्ची नहीं हो, अब तुम खुद कमाकर खुद का ख्याल रख सकती हो। सुजाता बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैंने तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए हैं, तो तुम्हें शुरुआती दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिखावे के चक्कर में तुमने बहुत खर्चा करवा दिया है। काया के ज्यादा खर्च करने पर आशुतोष और सुजाता उसे अब घर से बाहर निकाल कर नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। काया अपना सामान लिए जा रही होती है, जिसे देख मनीषा, देखा भाभी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये हमेशा हमें नीचे दिखाती थी। जिस भाई के पैसे पर ये इतराती थी, आज उसी भाई ने इसे घर से निकाल दिया। खैर छोड़िए भाभी, आज दुकान पर थोड़ा सा काम है, करके आती हूँ। दुकान पर जाकर मनीषा थोड़ा बहुत बचा काम करने लगती है कि तभी दुकान मालिक की बेटी आंचल मनीषा का ड्रेस देखकर, तुम्हारा ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया? ये मैंने कहीं से लिया नहीं है, बल्कि मेरी भाभी ने बनाया है। वो दर्जी है ना। तुम्हारी भाभी दर्जी होकर इतनी अच्छी ड्रेस बनाती है, मुझे तो ये काफी पसंद आया। वैसे तुम्हें पता ही है कि मैंने कुछ टाइम पहले ही एक बुटीक शॉप खोली है और मुझे एक टेलर की जरूरत है। अगर तुम्हारी भाभी फ्री हो तो वो मेरे साथ काम कर सकती है, उन्हें मैं ठीक ठाक सैलरी दे दूंगी। मनीषा आंचल को अपनी भाभी से मिलवाती है, जिसके बाद अब सुलेखा आंचल के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। सुलेखा के अच्छे काम के चलते अब 24 घंटे आंचल के बुटीक पर भीड़ लगी रहती है, जिससे सुलेखा की आमदनी भी बढ़ती है और अब वो जल्द से जल्द पैसे जोड़कर अपने पति का ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू करवा देती है। और समय गुजरने के साथ साथ अब अनुज भी रिकवर होने लगता है।